वहाँ 9 थे। जनवरी 1969 की सख्त सर्दी में सोवियत के बर्फ से ढके पहाड़ों में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एक हाइक पर निकला। एक ऐसी हाइक जहां से वो कभी वापस नहीं आए। उनके जमी हुई लाशें अजीब जख्मों के साथ मिली और जिन जगहों पर वो पाए गए उन्होंने इस कहानी को समझना और भी मुश्किल बना दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक पहेली थी जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। आज 60 साल के बाद भी लोग इस राज का जवाब ढूंढ रहे हैं। 1969 में सोवियत यूनियन के स्वर्डलॉस्टिक ओब्लास्ट के नॉर्थर्न यूरल्स में एक स्काइंग एक्सपीडिशन के लिए ग्रुप बनाया गया। ग्रुप में 10 लोग शामिल थे, स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरर्स और उनका लीडर इगोर डायटलव। उस वक्त ग्रेड 3 सोवियत यूनियन की सबसे हाई क्वालिफिकेशन समझी जाती थी। इसे हासिल करने के लिए तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। इसी मकसद के लिए डायटलव ग्रुप ने स्वर्डलॉस्टिक के नॉर्थर्न इलाकों और लोजवा रिवर तक एक्सप्लोरेशन प्लान किया। 8 जनवरी को लोकल स्पोर्ट्स कमेटी ने इस 10 लोगों के ग्रुप को अप्रूवल दिया। उनका मेन गोल था माउंट और टॉटन तक पहुंचना, जो उस जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था, जहां वो आखिर में मुर्दा हालत में पाए गए। ये ट्रिप सबसे मुश्किल लेवल का था और फरवरी में होने की वजह से इसे सर्दी का सबसे सख्त वक्त कहा जाता था। 25 जनवरी की सुबह ग्रुप ट्रेन के जरिए इवडल शहर पहुंचा। फिर उन्होंने वहां से एक ट्रक लिया जो उन्हें वहजाई ले गया, जो नॉर्थ में आखिरी बस्ती थी जहां लोग भी रहते थे। सर्च पार्टी ने स्टूडेंट्स के सफ़र को उनकी डायरीज, फोटोग्राफ्स और लेटर्स की मदद से दोबारा जोड़ना शुरू किया। ल्यूडमिला डोबनीना, ग्रुप की सबसे छोटी मेंबर, अक्सर एक सीरियस और कम बोलने वाली लड़की समझी जाती थी, लेकिन उसकी डायरी कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, ट्रेन में हम सब ने एक दूसरे के साथ मजाक भी किया और मैडलिन के साथ गाने भी गाए। इसे जाहिर था जैसे वो इस एडवेंचर से लुत्फानंदोज हो रही थी। इसी तरह एक और लड़की, ज़ेनाइडा कोलमोगोरोवा, जो बड़ी एनर्जेटिक और यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक थी, उसने सर्व शहर से अपने घर वालों को खत लिखे थे। हम 10 लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और इन सब की कंपनी बहुत अच्छी है। मेरे पास तमाम गर्म कपड़े मौजूद हैं, इसलिए मेरी फिक्र ना कीजिएगा। उसने मज़ीद अपने वालिद की सेहत का पूछा, वालिदा के काम का जिक्र किया और बहनों को इम्तिहान की तैयारी का कहा। ज़ेनाइडा और ईगो ने अपने आखिरी खत वहजाई के करीब एक छोटी बस्ती से भेजे। उन्होंने 25 जनवरी की रात वहीं गुजारी और फिर ट्रक के जरिए 41वीं तस्वीर तक पहुंचे। 27 जनवरी को उन्होंने माउंट और टॉटन की तरफ अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन अगले ही दिन यूरिन को अपनी तबीयत की वजह से वापस जाना पड़ा। उसकी कमर और टांगों का दर्द उसे मजबूर कर रहा था कि वो इस एक्सपीडिशन को यहीं छोड़ दे। इस बात को ज़ेनाइडा ने अपनी डायरी में मेंशन करते हुए कहा, यूरिन आज हमें छोड़ रहा है। उसकी कमर का दर्द वापस आ गया है, जिसकी वजह से उसने घर वापस जाने का फैसला किया है। ये अफसोस की बात है, बहरहाल हमने उसका बैग का सामान आपस में बांट लिया है। अपने दोस्तों को छोड़ना यूरिन के लिए मुश्किल था, लेकिन शायद ये फैसला उसकी ज़िंदगी बचाने का सबब बना। यूरिन के जाने के बाद बाकी 9 लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं और 31 जनवरी को वो पहाड़ों के नीचे पहुंचकर मज़ीद चढ़ाई की तैयारी करने लगते हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा खाना और सामान नीचे जंगल में छुपा दिया था, शायद ये सोच कर कि वो वापस आएंगे। अगले दिन वो टॉप की तरफ बढ़ने लगते हैं। ज़ेनाइडा लिखती है, सुबह धूप थी, अब बहुत ठंड है। हम सारा दिन दरिया के साथ चलते रहे हैं। उनका प्लान था कि पास क्रॉस करके दूसरी तरफ कैंप करें, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया। स्नोस्टॉर्म, कम नज़र और यूं
और रास्ता भटक गए। जब उन्हें एहसास हुआ तो वो कोहलत साइकिल की सड़क पर थे। जंगल सिर्फ 1 मील दूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। शायद वो अपनी हाइट लूज नहीं करना चाहते थे, या फिर वो नेचर को चैलेंज कर रहे थे। प्लान के मुताबिक उन्हें 12 फरवरी तक वापस वहजाई पहुंचना था, लेकिन जब 12 फरवरी गुजर गई और किसी ने उनकी कोई खबर नहीं सुनी तो पहले तो लोग परेशान नहीं हुए, क्योंकि ऐसे सफ़र में ताख़ीर मामूल की बात थी। मगर जब 20 फरवरी तक भी कोई खबर ना मिली तो फैमिलीज़ ने उनके रेस्क्यू की डिमांड की। पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स, बाद में आर्मी और पुलिस सब मिलकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए। 26 फरवरी को रेस्क्यूअर्स को उनका टेंट मिला। मिखाइल शराविन, जो स्टूडेंट वॉलंटियर और सर्च टीम का भी हिस्सा था, उसने बताया उनके टेंट बुरी तरह डैमेज्ड, बर्फ से ढके हुए और खाली थे। अजीब बात यह थी कि टेंट अंदर से काटा गया था, और जबकि हाइकर्स के जूते और सामान अंदर ही मौजूद थे। उनके फुटप्रिंट से पता चल रहा था कि वो लोग अपने कैंपों से या तो सॉक्स में या शायद नंगे पांव ही भागे होंगे। जंगल के किनारे पर इन्हें आग की बाक़ियात तो पहली 2 लाशें मिली। वो सिर्फ अपने ज़ेरे जामा में थीं और इनके पैरों में जूते नहीं थे। करीब ही एक दरख्त की सारी शाखें टूटी हुई थीं, जैसे कोई इन पर छुपने के लिए चढ़ा हो। इस दरख्त और खैमे के दरमियान इन्हें 3 और लाशें मिली, जिनमें डायटलव भी शामिल था। ऐसा लगता था कि मरने से पहले वो खैमे में वापस जाने की कोशिश कर रहे होंगे। आखिरी 4 हाइकर्स को तलाश करने में मजीद 2 माह लगे, जो जंगल में गहरी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इन चारों के ऊपर अज़ाफ़ी लिबास मौजूद था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनके जो दोस्त उनसे पहले मर चुके होंगे, इन्होंने उनके कपड़ों से खुद को गर्म रखने की कोशिश की होगी। यहाँ तक कि ज़ेनाइडा ने अपने पाँव को फटी हुई जैकेट से कवर कर रखा था, मगर इन सब के बावजूद वो खुद को बचा ना पाए। पहली 5 लाशों के मिलने के बाद फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उनके जिस्म पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला जो उनके इंतकाल का सबब बन सकता हो, और हाइपोथर्मिया को इनकी मौत की वजह करार दिया गया। ग्रुप का सबसे शर्मीला और फास्ट रनर रुस्तम स्लोब्रिन की लाश 5 मार्च को फ्रैक्चर स्कल के साथ पाई गई। इसकी लाश अब तक मिलने वालों के मुकाबले से ज्यादा साफ और बेहतर लिबास पहने हुई थी। इसने लंबी आस्तीन वाली शर्ट, स्वेटर, 2 जोड़े ट्राउजर, 4 जोड़े जराबे और अपने दाएं पांव में एक शू पहना हुआ था, और इसकी घड़ी 8:45 पर रुकी हुई थी। माए में मिलने वाली 4 लाशों ने कहानी का रुख ही बदल दिया। उनमें से 3 को शदीद चोटें आई थी, जिनमें से एक निकोलाई ब्रेगनॉल था, जिसकी सर की हड्डियां बुरी तरह कुचली हुई थी, जबकि डोबनीना और 38 साला ज़ोलोटारियोव की सीने की हड्डियां कंप्रेस थी। एक्सपर्ट बोरिस वोजरोचडेनी के मुताबिक ऐसे दबाव के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन उनके जिस्म के अंदर और बाहर ऐसा कोई निशान या कट मौजूद नहीं था जो किसी ऐसी फोर्स और दबाव को साबित करे। गहरी खाई में बहती नदी ने चारों के सर और चेहरों की जिल्द को मुस्तमिल कर दिया था। डोबरीना की जुबान गायब थी, दोनों होंठ, चेहरे की जिल्द और इसके साथ साथ सर एक तरफ से कुचला हुआ था। दूसरी तरफ ज़ोलोटारियोव की आंखें और अलेक्जेंडर की पलकें गायब थीं। मेडिकल एक्सपर्ट वोजरोचडेनी का ख्याल से इन अमवात की वजह इन लाशों का नदी के किनारे पाया जाना था, लेकिन सवाल फिर भी बाकी रहा, कैसे? इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा में मानसी के लोगों को शक के दायरे में रखा गया कि हो सकता है इन लोगों ने अपने इलाकों में बगैर इजाज़त आने की वजह से डायटलव ग्रुप को कत्ल कर दिया हो, लेकिन बाद में इस बात की कोई वजाहत ना मिली, क्योंकि किसी और शख्स के वहाँ होने का कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं के फुटप्रिंट्स मौजूद थे। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा 6 लोग सर्दी से और 3 लोग सर्व इंजरी से मारे गए।
और यूं मई 1959 में केस बंद कर दिया गया। वजह अननोन कंपेलिंग फोर्सेस, एक ऐसी ताकत जो समझ से बालातर थी। 1997 में एक अजीब बात सामने आई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली गई एक कैमरा फिल्म सालों तक छुपाई गई। ये फिल्म इन्वेस्टिगेटर इवानो के पास थी, जिसे बाद में उनकी बेटी ने डाल्टा फाउंडेशन को दे दिया। कुछ लोगों ने उस रात आसमान में जलते हुए गोले देखे। कुछ ने इसे एक साइन समझा और कुछ ने इसे मिलिट्री टेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने 20 सवाल खड़े किए। इंजरीज ऐसी थीं जैसे किसी एक्सप्लोजन वेव ने इम्पैक्ट किया हो। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस केस को अचानक बंद कर दिया गया था। और बाद में खुद इवानो ने माना कि उन पर प्रेशर था कि वो कुछ चीज़ों को राज रखे। 2019 में केस दोबारा खोला गया, लेकिन सिर्फ 3 एक्सप्लोरेशन कंसिडर की गई: एवलांच, स्ट्रॉन्ग विंड्स या स्नो स्लाइड। इन सब हकाइकों में कत्ल को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन टाटियाना डेल्टोवा आज भी इस बात से इनकार करती हैं। उनका कहना है अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो फिर इतनी सीक्रेसी क्यों थी। आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद टाइटल ऑफ पास का राज वहीं का वहीं है।